अगर आप लोगों का दिल काफी ज्यादा छोटा है ना, तो अभी ये वाली वीडियो बंद कर दो, मत देखो ये वाली वीडियो। बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं, उस मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। उस मूवी के पीछे की जो पूरी स्टोरी है, जो कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा डीप हो सकते हैं, सेंटिमेंटल हो सकते हैं। सो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों का दिल बहुत छोटा है तो इस वीडियो को कंटिन्यू मत करना। द मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कॉल्ड मातृभूमि, जो 2003 के अंदर रिलीज हुई थी एंड डायरेक्टर मनीष झा ने इसको डायरेक्ट किया था। इस मूवी की शुरुआत होती है एक सीन से, जिसके अंदर एक गांव के अंदर एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी। इसी सीन के अंदर गांव के सारे लोग, उसके हस्बैंड, उसके घर वाले सब इंतजार कर रहे थे बच्चे के पैदा होने का। एंड जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आना शुरू होती है तो लोग थाली बजाना शुरू कर देते हैं। एंड इंडियन रिचुअल्स के अंदर ना एक ट्रेडिशन है कि जब एक लड़का पैदा होता है तो लोग थाली बजाते हैं। आई डोंट नो ये कहाँ पर परफॉर्म होता है, बट ये मेरे टाइम में भी हुआ था। माई मोम टोल्ड मी एंड इस मूवी के अंदर भी ये दिखाया गया है। एंड सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली अब एक बेबी, एक मर्द घर में आ गया है। लेकिन उन्हें पता लगता है कि लड़का नहीं बल्कि एक लड़की पैदा हुई है। एंड ये न्यूज़ सुनते ही सारे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं एंड कई लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। ये जो गाँव दिखाया गया है इस मूवी के अंदर, इसके अंदर ऐसा था कि अगर आपके घर के अंदर लड़की पैदा हो गई है तो ये एक बहुत ज़्यादा शर्म की बात मानी जाती थी। हाउ वियर्ड इज़ दैट। एंड इस गांव के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई भी परिवार पैदा हुई लड़कियों को जिंदा रखने ही नहीं देते थे, उनको पालते ही नहीं थे। उनको पैदा होने के अगले दिन ही मार दिया जाता था। एंड लड़की को मारने के लिए एक स्पेशल रस्म भी इन गांव वालों ने बनाई हुई थी। लाइक सीरियसली, उस रस्म के अंदर एक प्याली के अंदर बहुत सारा दूध रखा होता है एंड दूध के अंदर बच्चे को डालकर दे। कोई भी इस गांव के अंदर ऐसे दूध का दूल्हा नहीं दिखाया गया है। सारे लोग यही चीज़ परफॉर्म करते हैं अगर उनके घर में लड़की हो जाती है। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इस गांव के अंदर कोई लड़की ही नहीं बचती। एंड इसी वजह से सिर्फ आदमी लोग, सिर्फ मर्द लोग ही रह जाते हैं गाँव के अंदर। अब फंक्शंस, फेस्टिवल्स एंड समारोह वगैरह तो होते रहेंगे। एंड ये लोग इतना गिर चुके थे कि इन्होंने कोई लड़की पैदा होने का कोई गम नहीं दिखाया, बल्कि लड़के ही लड़कियों की फॉर्म में आकर ये सब फेस्टिवल्स खुद ही लड़की बन के करने लग गए थे। अब गांव के अंदर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि शादी करने के लिए भी लड़कियां नहीं मिल रही थी। एंड इसी वजह से एक पंडित जी हैं गांव के, काफ़ी ज़्यादा फेमस दिखाए गए हैं, उनको ये ड्यूटी हैंड ओवर कर दी जाती है कि अब हमारे बेटों के लिए लड़की तुम्हें ही ढूंढ कर लानी पड़ेगी, कहीं मर्जी से लाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसी गांव के अंदर एक अच्छी खासी पावरफुल फैमिली को दिखाया जाता है जिनको रामचरण फैमिली बोलते हैं। एंड रामचरण के ना 5 बेटे होते हैं। एंड गांव में कोई भी औरत ना मिलने की वजह से 5 बच्चे इनके वो कुंवारे ही बैठे थे। पंडित जी जो हैं वो आसपास के गांव में जाकर भी अब लड़की ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई लड़की मिल ही नहीं पा रही थी। घर में अब काम करने के लिए भी इन लोगों के हिसाब से लड़कियां सिर्फ घर के काम ही करती हैं। एनीवेज, घर में अब काम करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था तो इन्होंने रघु नाम के एक छोटे लड़के को रख लिया एज अ हेल्पर, जो नीची जात का था एंड इसी काम को करने के लायक बना था इनके अकॉर्डिंग। सो इन्होंने रख लिया। एंड रामचरण का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसका नाम है राकेश, जो कि एक अध्यापक है वहाँ के एक स्कूल में। एंड राकेश अपने पापा से हमेशा ये शिकायत करता रहता है कि मेरी इतनी उम्र हो गई है एंड आपने अभी तक मेरी शादी नहीं करवाई। इन 5 बेटों में से ना एक और बेटे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइट डाली गई है मूवी के अंदर, जिसका नाम है सूरज, जो बहुत ही सेंसिटिव सा दिखाया है, बहुत ही पढ़ने लिखने वाला दिखाया है, आदाकारी आदमी दिखाया है। बेसिकली ही इज़ द नाइस गाय ऑफ द फिल्म। गांव के अंदर ना एक सीन आता है अब इस सारी चीज़ों के बाद में, जो ओ माय गॉड, इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स डिस्टर्बिंग, अजीब। सारे गांव के मर्द लोग ना एक कमरे के अंदर बैठकर वो वाली मूवी देख रहे होते हैं। एंड एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ पर दिखाया जाता है जो रोने ही लग जाता है ये कहकर कि क्योंकि कोई भी लड़की गांव में बची ही नहीं, इस वजह से मैं शादी नहीं कर पाया। एंड कभी भी वो प्यार, वो टच, वो लड़की का एहसास कभी फील नहीं कर पाया। राकेश जो होता है रामचरण का सबसे बड़ा बेटा, वो भी यहाँ पर मौजूद था। एंड वो ये मूवी देखता देखता इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि पास में एक गाय होती है, हमारी माता, गाय माता, उनके ऊपर जाकर वो अपनी
हवस मिटाने की कोशिश करने लगता है। एंड सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि हमारे रियल लाइफ के अंदर भी ऐसे और भी केसेस सामने आते रहते हैं, विच इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। एंड ये दिखाता है कि एक इंसान से बड़ा जानवर कोई भी नहीं है। कट टू द नेक्स्ट सीन। राकेश अब अपने स्कूल के अंदर होता है एंड यही सीन चल रहा होता है जब राकेश का दोस्त पप्पू इनसे मिलने के लिए आता है। पप्पू राकेश को बधाई देने के लिए आता है कि फाइनली मेरी शादी फिक्स हो गई है। एंड राकेश ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज उसके पापा ने दहेज देने के लिए भी इवन हाँ कर रखी थी। राकेश पप्पू की स्टोरी सुनकर काफ़ी जेलस फील करता है एंड इसी बात पर अपने एक स्टूडेंट को बुलाकर उसे काफी ज्यादा ब्रूटली मारना शुरू कर देता है आउट ऑफ जेलेसी। राकेश अपनी दोस्त की बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं था एंड बहुत ही अजीब सी आवाज में बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है जाओ, मैं आ जाऊंगा तुम्हारी शादी में। राकेश घर पर जाकर अपने पापा को एंड वहाँ पर पंडित भी मौजूद थे उनको ये बात बताता है कि पप्पू को लड़की मिल गई है। एंड ये सुनकर पंडित जी बहुत हैरान हो गए थे बिकॉज उन्होंने आसपास के सारे गांव के एक एक घर को छाना था किसी लड़की के लिए। जो पंडित जी होते हैं वो अब पप्पू के घर पर पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पर जाकर उसके पापा से पूछते हैं कि तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिली। तो उसके पापा बोलते हैं कि पास के गाँव में थी एक लड़की एंड हमने वहीं से ही ये रिश्ता फाइनल किया। कट टू द मैरिज वाला सीन। पता लगता है कि पप्पू जिसे शादी कर रहा है वो एक्चुअली में लड़की होती ही नहीं है, वो भी एक कॉस्ट्यूम के अंदर लड़का ही होता है। इवन पप्पू के फादर को भी इस चीज के बारे में नहीं पता था। इनकी फैमिली के साथ में स्कैम किया जा रहा था। जिससे शादी हो रही थी उसके पापा को पप्पू के फादर ने 5 लाख रुपए प्लस 2 गायें ऑफर करी थी। एंड इसी पैसों के लालच में आकर उसने अपने बेटे को एक लड़की का वेश दिया एंड पप्पू के साथ मंडप में बिठा दिया। लेकिन जो पंडित थे रामचरण के खास, उन्हें डाउट हो रहा था तो इसी वजह से फेरे लेते टाइम ही उन्होंने उस लड़की के पजामे को खींच दिया एंड पता लगता है कि ये लड़की नहीं है, ये तो लड़का ही है। पूरी शादी एक मजाक बनकर रह जाती है। राकेश भी बहुत मजाक उड़ाता है पप्पू का एंड फाइनली सक्सेसफुली पैसे लेकर जो ये फ्रॉड शादी करवाए जा रही थी, बाप और बेटा भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट पंडित का एक सीन दिखाया जाता है जब वो दूसरे गांव में गया था अपना कोई रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। किसी फैमिली वाले ने उन्हें बुलाया था एंड काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी तो वो फैमिली वाले पंडित जी को अपने ही वहाँ पर ऑफर करते हैं कि आप यहीं पर ही रुक जाओ। अगली सुबह पंडित जी जब नदी किनारे फ्रेशन अप हो रहे थे तब अचानक से उनको थोड़ी सी दूर से किसी लड़की की ममरिंग सिंगिंग साउंड आना शुरू हो जाती है एंड पंडित जी उस साउंड को फॉलो करते करते ये देखते हैं कि यहाँ पर तो एक जीती जागती लड़की मौजूद है एंड ये एक असली लड़की थी जिसका नाम था कल्की। पंडित को देखकर कल्की अपने घर की तरफ बहुत तेज भागना शुरू कर देती है। पंडित भी उसे फॉलो कर रहा था एंड इनफैक्ट उसके घर तक वो पहुंच भी जाते हैं। पंडित जी जब घर में एंटर होने की कोशिश करता है तो कल्की के फादर प्रताप आ जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि कोई चोर है लेकिन पंडित बताता है कि नहीं, कि मैं चोर नहीं हूँ, एक पंडित हूँ। एंड वो कोई मंत्र भी पढ़ के उसे बताते हैं जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है। प्रताप एंड पंडित फिर बात करना शुरू करते हैं। पंडित पूछता है कि तुमने अपनी ऐसी हीरे जैसी बेटी को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला एंड कब से ये तुम्हारे साथ में रह रही है, कुछ हमें पता क्यों नहीं है। तो कल्की के फादर प्रताप बोलते हैं कि आपको भी पता है कि किसी को भी अगर पता लग जाता कि मेरे घर में बेटी हुई है तो क्या वो इसे जीने देते। शायद इतनी बड़ी होती हुई मैं इसे कभी देख भी नहीं पाता। लाइक कितनी अच्छी बात लग रही है ना, फादर प्रोटेक्टिंग हर डॉटर। अगले सीन में पंडित बोलता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम इसकी शादी एक परिवार मैंने देखा हुआ है उससे क्यों नहीं करवा देते। फादर एग्रीज। टॉक अबाउट पेरेंटहुड। फटाफट पंडित रामचरण के पास में पहुंचता है, उसी का तो खास होता है। बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए फाइनली लड़की ढूंढ ली है, सारी तैयारियां शुरू कर दो। राकेश उस टाइम पर घर पर नहीं होता, वो किसी काम से इधर उधर गया होता है। लेकिन सूरज जो रामचरण का सबसे ज्यादा नाइसेस्ट बच्चा था वो एक गाड़ी में बैठता है। रामचरण, सूरज एंड पंडित अब उस लड़की कल्की के घर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन राकेश जिसकी शादी करवानी जरूरी थी उम्र की वजह से, उसकी फोटो जरूर वो ले लेते हैं। वहां पर जाने के बाद में प्रताप को जब राकेश की फोटो दिखाई जाती है, उसके बारे में चीजें बताई जाती हैं, तो प्रताप बोलते हैं कि मेरे को ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा, ये तो गुंडा जैसा लग रहा है, मैं अपनी बेटी इसके हवाले नहीं करना चाहता। मुझे ये लड़का जो साथ में आया है ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी बेटी इसके साथ में फिर भी शायद ब्याह सकता हूँ। लेकिन प्रताप द फादर मेड द राइट डिसीजन एक बार के लिए तो। एंड शायद थोड़ी पेरेंटहुड याद आ गई उनको एंड ये भी याद आ गया कि इस गांव में एंड आसपास के गांवों में कैसा कल्चर है। एंड ही सेड नो फॉर राकेश,
बट ओपन हैंड था अभी भी सूरज के लिए। ये तीनों निराशी से वापस आ जाते हैं अपने गांव में। ओके, ओ माय गॉड, पैसा कैसे दिमाग बदल देता है ना। अब हुआ क्या, जब ये लोग वापस जा रहे थे ना, तो अभी ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वाई नॉट ऑफर प्रताप अ लिटिल मोर। वो वापस जाते हैं तीनों, एंड जाने के बाद में कुछ इनकी बात होती है। प्रताप को रामचरण की तरफ से 5 लाख रुपए एंड 5 गाय, विच वॉज अ ह्यूज डील बैक देन, वो भी एक गांव जैसी जगह में। व्हाट हैपन्स, द फादर जिसने इतने सालों तक अपनी बेटी की रक्षा करी, प्रोटेक्शन करी, उसकी बेटी को लोग हाथ लगाएंगे बहुत बुरी तरीके से, जिससे डर लगता था एक टाइम पर। ये ऑफर सुनते ही एवरीथिंग इज ओवर। लाइक हुआ क्या यहाँ पर, रामचरण ने प्रपोज किया कि वो अपने 5 बेटों से ही कल्कि की शादी करवाना चाहता है। 1 लड़की 5 लड़के। ये सुनते ही कोई भी बाप जान ले लेगा सामने वाले की, ये जिसने भी बोला होगा। बट प्रताप सेड यस। होना क्या था, शादी हो जाती है। मंडप के अंदर 5 लड़के एंड एक कल्कि अकेली बेचारी मौजूद थी। शादी होने के बाद में क्या डिसीजन हो रहा है कि पहली रात कल्कि के साथ में कौन सोएगा। तो सब में जब 5 बेटों में जब लड़ाई होने लगती है, तो इनका बाप रामचरण आता है। थोड़ा इमोशनल होता है, थोड़ा गुस्सा करता है कि सालों मैंने तुम्हारी माँ को खोया है, कितने सालों से अकेला रह रहा हूँ, तुम्हें पाल रहा हूँ, शर्म नहीं आती, तुम्हारे लिए लड़की भी मैंने ढूंढी है, पहली रात अपनी बाप के नाम नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, क्रेजी। अनफॉर्चुनेटली वही होता है जो हम सब सोच रहे हैं इस टाइम पर कि ना हो। रामचरण स्पेंड्स द नाइट विद कल्कि, द फर्स्ट नाइट। सुबह होने तक कल्कि को बेचारी को पता ही नहीं लगा कि जो बंदा उसके साथ में सोया था वो उसके हस्बैंड में से कोई भी नहीं, बल्कि उनके ससुर जी हैं। एंड ये देखते ही कल्कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती है, रोने लगती है, कमज़ोर फील करती है। दूसरे दिन से ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्क, होम लेबर के अंदर कल्कि को डाल दिया जाता है। सारे काम फोर्सफुली करवाए जाते हैं या जैसे मर्जी करवाए जाते हैं, वही टिपिकल छोटी सोच वाली चीज़ें चल रही होती हैं। एंड सेकेंड नाइट को राकेश कम्स टू कल्कि। वो कल्कि को देखते ही उससे कोई बात नहीं करता, कोई प्यार भरी बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हस्बैंड वाली हरकत नहीं, सीधा द थिंग। हर रात को एक एक भाई आता होता है कल्कि के पास में, एंड दे आर जस्ट सो डेस्परेट टू हैव सेक्स। रामचरण एंड उनके 4 बेटे बिल्कुल ऐसे ही माइंडेड पर्सन्स थे, लेकिन उनका बेटा सूरज ऑन द अदर हैंड, लाइक आई सेड, वॉज द नाइसेस्ट गाय इन द फिल्म। वो कल्कि की हर जगह मदद करने की कोशिश करता था, उसके घर के कामों में भी इवन हाथ बटाने की कोशिश करता था। एंड वो रात में जाने के बाद जब उसकी बारी आती थी, वो कल्कि से जाकर बात करता था। कल्कि अगर उससे मना करती थी उससे छूने से, तो वो मान जाता था, उससे कहानियाँ बताता था, उससे किताबें पढ़ के बताता था, उसके दिन के बारे में पूछता था। धीरे धीरे कल्कि को उससे प्यार भी होने लग जाता है, बिकॉज सूरज ही एक ऐसा इंसान था जिससे कल्कि बिना डरे कुछ भी शेयर कर सकती थी। जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं तो कल्कि को सूरज से काफी ज्यादा प्यार होने लगता है, एंड वो वेट करती थी उस दिन का जब सूरज की बारी होती थी। अब होने क्या लगता है कि सूरज से इतना ज्यादा प्यार करने के बाद कल्कि जो है बाकी भाइयों को एंड इवन रामचरण को अपने पास आने नहीं दे रही थी। एंड इनफैक्ट कल्कि एंड सूरज का बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। ऑब्वियसली बाकी भाइयों को एंड इवन रामचरण को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। राकेश तो सूरज को ऐसे ही मार दिया करता था कभी कभार आउट ऑफ जेलसी। एंड जब भी सूरज बहुत ज़्यादा डाउन फील करता था अपने भाइयों की इन हरकतों की वजह से, तो कल्कि आती थी, वो दिखाती थी अपने अंदर की प्यार को, उसको अपने सीने से लगाती थी एंड उसको काम डाउन करने की कोशिश करती थी, जस्ट लाइक सूरज डिड टू हर जब उसके साथ में ये लोग ऐसा करते होते थे। सूरज और कल्कि का ऐसा बढ़ता हुआ रिश्ता देखकर अब इन लोगों के लिए इनटॉलरेबल हो गया था ये सब कुछ। एक सुबह सूरज एक गांव से बहुत प्यारी सी साड़ी कल्कि के लिए लेकर आ रहा होता है उसको तोहफा देने के लिए, एंड उसी दिन ये चारों भाई मिलकर सूरज को मार कर वहां की एक नदी के अंदर फेंकाते हैं। सूरज की मौत की खबर सुनने के बाद ऑब्वियसली कल्कि
अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, उसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था एंड पीछे की सूरज के साथ में जो मेमोरीज थी वो उन्हें बुला नहीं पा रही थी। कल्कि को समझ आ गया था अब उसकी पूरी जिंदगी एक नर्क की तरह ही बीतेगी, बिकॉज एक अच्छी चीज जो थी उसकी लाइफ में वो भी अब चली गई है। पुलिस तक भी इनफैक्ट एक खबर पहुंच जाती है एंड इनके ही घर वाले पुलिस को क्या बोलते हैं कि सूरज जो है अपनी परीक्षा में फेल हो गया, वो काफी टाइम से काफी डिप्रेस चल रहा था एंड बिकॉज ऑफ द फेलियर उसने अपने आप की ही जान ले ली। कल्कि का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था सूरज के जाने के बाद से। कोई भी भाई कभी भी आकर उसके साथ में कभी कुछ भी करने लग जाता था। इन सब से परेशान होकर कल्कि अपने पिताजी प्रताप को एक लेटर लिखती है एंड रघु जो इनका हेल्पर होता है रामचरण फैमिली का, उसके हाथ ये लेटर भिजवाने की कोशिश करती है। वो लेटर फॉर्चुनेटली प्रताप तक पहुंच जाता है। जब प्रताप को पता लगता है अपनी बेटी की सिचुएशन के बारे में उस लेटर के थ्रू, तब वो रामचरण फैमिली से अगले दिन मिलने भी आ जाता है एंड मिलने आने के बाद में प्रताप को पता लगता है कि पांचों भाइयों के साथ साथ में इवन रामचरण भी उसकी बेटी के साथ में सो रहा था। एंड प्रताप जो कि एक एसोल फादर है वो और भी ज्यादा बड़ा एसोल फादर साबित होता है, बिकॉज वो अपनी बेटी को इस हद तक बेच चुका था, उसकी एक इकलौती बेटी, एक इकलौता बच्चा इस हद तक उसे बेच चुका था कि ये खबर सुनते ही कि रामचरण भी उसको यूज कर रहा है, वो 1 लाख रुपए में ही मान जाता है। एंड इतना बड़ा जो दहेज उसे मिला था 5 लाख रुपए गायों का एंड वो 1 लाख रुपए और मिल गए। प्रताप मस्त अपना शहर शिफ्ट हो चुका था, वहां पर बिजनेस करना शुरू कर दिया था उसने। प्रताप एक बार अपनी बेटी से भी मिलने आता है, बेटी उसके सामने भी रो रही होती है लेकिन उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन जब उसके जाने का टाइम आता है तब भी कल्कि अपने संस्कार नहीं भूलती। कल्कि अपने पापा को अभी भी वैसे ही ट्रीट कर रही होती है जैसे हमेशा से वो करती आई है, विच जस्ट शोज कि कितनी ज्यादा प्योर हार्टेड गर्ल है कल्कि। एंड जब ये सीन आता है ना मूवी के अंदर, सही में एक बार के लिए रोना आ जाता है गाइस, मजाक नहीं कर रहा। वो सारी सिचुएशन से जो कल्कि निकल चुकी है एंड निकल रही है, उसके बाद भी जब वो ऐसा एक्शन दिखाती है एंड हमें ये भी पता है कि उसका पापा कितना ज्यादा बेकार आदमी है, इट इज वेरी इमोशनल। प्रताप जैसे ही रामचरण के घर से जाते हैं तो राकेश एंड उनके बाकी भाई आते हैं एंड कल्कि को चप्पल वगैरह से मारना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उन्हें पता लगता है कि इसी ने अपने पापा को लेटर लिखा था। कल्कि की ये सिचुएशन ना घर में सिर्फ एक ही बंदा था जो थोड़ी बहुत समझ पा रहा था और वो था इनका हेल्पर रघु। वो ये सब टॉर्चर सहने के बाद में बहुत तेज रघु के पास बैठकर रोने लगती है कि प्लीज कुछ भी करो रघु, प्लीज मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। अगली सुबह रघु कल्कि की हालत देखकर उसको यहाँ से निकालने की कोशिश भी करने लगता है एंड ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही रामचरण फैमिली रघु एंड कल्कि को पकड़ लेती है, रघु को पीछे से गोली मार देती है एंड देन उसकी बॉडी के टुकड़े कर कहीं पर फेंक आते हैं ये लोग। कल्कि को वापस घर पे लाने के बाद तो ओ माय गॉड कैसे ही रखा गया है बेचारी को। गाय बांधने वाली जो जगह नहीं होती वहां पर चैनों से कल्कि का एक पैर बांध दिया एंड अब कल्कि कहीं पर भी नहीं जा सकती, वो बस वहां पर लेटी हुई है, वहीं पर ही पड़ी है। रघु इवन दो लोअर कास्ट से दिखाया है लेकिन उसकी जो फैमिली बॉन्ड्स थी ना वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग थी। एंड रघु के चाचा को जब पता लगता है कि रघु को ऐसे मार दिया गया है तो वो रामचरण फैमिली से बदला लेने के लिए पूरी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। रघु का चाचा एंड उनका भाई अब रामचरण के घर में आ जाते हैं हथियार वगैरह लेकर। घर में घुसते ही वो देखते हैं कि गाय वाले बेड़े के अंदर कल्कि को बांध कर रखा गया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद रघु का चाचा उसकी मदद करेगा, लेकिन रघु का चाचा उसके पास में जाकर उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना रघु खो दिया है। एंड कल्कि के साथ में वो वहां पर ही करना चीजें शुरू कर देता है। अब कल्कि को करने के लिए घर के काम भी नहीं दिए जा रहे थे, वो बस वहीं पर ही पड़ी थी एंड वहीं पर ही सारे भाई एंड उसको बस डॉल बनाकर, प्ले डॉल बनाकर रखा हुआ था। रघु के जाने के बाद में अब जो पंडित होता है जो रामचरण का खास था, वो इनको सूखा नाम का एक और हेल्पर ला कर देता है। सूखा भी कल्कि की हालत देखकर बहुत ज्यादा उस पर तरस खाने लगता है। उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो रखा था, उसे कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से सूखा जो है उसको खाना पानी सब वहीं पर ही लाकर देने की कोशिश करने लगता है एंड लाकर देता भी था। वो रघु के चाचा की प्यास अभी भी बुझी नहीं थी, वो रघु के नाम पर आकर कल्कि के साथ में बहुत अजीब वही सब चीजें करने लग रहा था। एंड साथ ही साथ इसके साथ ही साथ वो अपने गांव वालों को भड़काना भी शुरू कर देता है कि
हमारी रिलीजन या कास्ट या जो भी चीज़ को देखकर उन्होंने रघु के साथ में जैसा भी किया उसका बदला हम ज़रूर लेंगे। कट टू द सीन जब दिखाया जाता है कि कल्कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से रामचरण फटाफट पंडित को बुलाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो रामचरण फैमिली के अंदर घूम रहा था वो ये था कि कल्कि के अंदर जो पेट में बच्चा है वो है किसका। सारे भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि मेरा मेरा मेरा, लेकिन रामचरण गुस्से में बोलता है कि पहली रात मैंने बिताई थी इसके साथ में एंड ये बच्चा मेरा ही है, तो तुम सब चुप हो जाओ। सिर्फ कल्कि प्रेग्नेंट हो गई थी, इस वजह से रामचरण ने उसको बेड़ियों से निकाला, घर पर रखा अपने एंड थोड़ी बहुत उसकी सेवा करनी शुरू करी। अब यहाँ पर ना काफ़ी अजीब सी चीज़ हो जाती है एंड काफ़ी ट्विस्ट आता है स्टोरी के अंदर। रघु का जो चाचा होता है ना वो अपने बरादरी के लोगों के अपने गांव के अंदर बेसिकली ये बात फैला देता है कि जो रघु का भाई है सगा, उसका बच्चा अब कल्कि के पेट में पल रहा है एंड उन्हें अपनी बहू को वापस लेकर आना चाहिए। रघु का चाचा ये सारी बातें इसलिए बना रहा था ताकि कल्कि उसके गांव में आ जाए एंड वो उसके साथ में अपनी पूरी एनर्जी जो है, यू नो व्हाट आई मीन, मैं बारी बार वो नहीं करूंगा। रघु के चाचा के पूरे बरादरी के लोग रामचरण के घर के आगे गुस्से में डिमांड करने लगते हैं कि कल्कि उन्हें वापस चाहिए। ये सुनते ही रामचरण उनके बेटे बंदूक लेकर आते हैं एंड फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग की वजह से रघु के चाचा के गांव के सारे लोग इधर उधर बिखरने शुरू हो जाते हैं। इवन तो रघु के चाचा के लोग एंड रघु का भाई वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रामचरण के बेटे रघु के भाई को पकड़ लेते हैं एंड उसे गोली मार देते हैं। रामचरण के बेटे एंड उसके कुछ गांव वाले अब रघु के गांव तक पहुंच गए थे। रघु के बिरादरी के लोग यानी उसके चाचा के गांव पहुंच गए थे उनसे बदला लेने के लिए, उनकी इस हरकत के लिए। एंड जैसे ही वो लोग गांव के बाहर आकर ऑर्डर देने लगते हैं कि सारे लोग बाहर आओ, तो सारे लोग बहुत गुस्से में बंदूक हथियार सब लेकर उनके ऊपर चार्ज करना शुरू कर देते हैं। रघु के गांव वाले राकेश एंड उनके 3 भाइयों को जो जिंदा थे उनको चुन चुन कर बहुत बुरी तरह जान से मार देते हैं। वहीं पर ही रामचरण कल्कि के साथ में दिखाया जाता है एंड रामचरण को पता लगता है कि रघु के चाचा, उसके भाई, सब लोगों के साथ में कल्कि ने जो है वो सब किया। लेकिन यहाँ पर कल्कि के क्या गलती, उन सब ने ही तो फोर्स किया था। एंड इसी सोच की वजह से उसे ये लगता है कि नीची जात के लोगों से ये सब हरकतें करने की वजह से अभी अशुद्ध हो गई है एंड वो मिट्टी का तेल उस पर छिड़कने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सुखा वहीं पर ही मौजूद था एंड कल्कि की ये चीखें, ये हालत उससे देखी नहीं जाती एंड वो एक्शन लेता है बहुत ब्रेव हीरो की तरह। वो रामचरण के अंदर चाकू घुबोकर उसे मार देता है जस्ट उससे पहले कि वो कल्कि को जिंदा जला देता। रामचरण के गांव वाले, रघु के गांव वाले इस वायलेंस के चक्कर में एक दूसरे को मार चुके थे। कोई जिंदा बचा था भी या नहीं ये भी नहीं पता। इनफैक्ट इनका पंडित भी अब मर चुका था, रामचरण भी मर चुका था। सुखा एक बार तो रामचरण को मार के सीन से भाग जाता है एंड इतने में ही कल्कि का बच्चा हो जाता है जो कि एक बेटी ही होती है। सुखा जब वापिस आता है कल्कि को ये सारी कहानी बताने के लिए कि कैसे बाहर इतना वायलेंस हुआ है, तब वो देखता है कि कल्कि दीदी ये तो लड़की है एंड कल्कि कुछ भी नहीं बोलती, अपनी बच्ची की तरफ बहुत प्यारी ममता वाली स्माइल करती है एंड मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। एंड 2003 की एक रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि मूवी 2003 में आई थी, डायरेक्टर ने ये बताया कि 35 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लड़कियां हर साल गायब हो जाती हैं इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर। 2003 की बात बता रहा हूँ, आज के टाइम पर ये नंबर कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा सोचकर देखो। ये तो चलो पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये मूवी सबसे ज्यादा डीप इमोशनल क्यों थी, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। अकॉर्डिंग टू मी हर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप उसे एलिमिनेट कर दोगे, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर दोगे, आप भी अपनी लाइफ को हार्ड कर रहे हो ये करके। ये मूवी ये भी दिखाती है कि इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किस हद तक गिर सकता है। गाय के साथ में, ओ माय गॉड, बहुत ही हार्श रियलिटी इसको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। एंड ये सारे जो मीनिंग्स हैं इस मूवी के पीछे, वो ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी कितनी ज्यादा एफ्ड अप है। कुछ भी सही क्यों नहीं होता है कभी जिंदगी में। Why can't a human treat another human like a human? ऐसी मूवीज हमें बताती हैं कि क्यों हम
कलयुग के अंदर रहते हैं। आप लोगों को जो जो भी मेजर पॉइंट्स मिले हैं इस पूरी एक्सप्लेनेशन से, प्लीज कमेंट्स में सबके साथ में शेयर करना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो भी टॉप कमेंट्स होते हैं उनको मैं रिप्लाई देता हूँ, जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनको मैं हर्ट भी करता हूँ। एंड ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब भी कर लेना।